नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग जो है फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में गाउस थ्योरम पिछले दिनों पढ़ा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का उपयोग, गाउस थ्योरम का उपयोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए कि अनुप्रयोग हम लोग गाउस थ्योरम का कुछ पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट अनंत लंबाई के कारण अगर कोई तार है, वायर है, ठीक है, ये तार है अनंत लंबाई का जो समान आवेशित है, ठीक है। तो समान आवेश है इस तार पर, इसका मतलब ये है कि इसका आवेश घनत्व समान है। तो हमने बताया था कि लंबाई पर जब होता है तो रैखिक आवेश घनत्व को लेम्डा से डिनोट करते हैं। तो लेम्डा दिया हो Q/L अर्थात कूलाम प्रति मीटर। तो ये पता हो आवेश घनत्व तो इसका क्या हो, लेम्डा हो, अनंत लंबाई के कारण, ठीक है। अब इस तार के r दूरी पर, यहाँ पर r दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना हो या यहाँ पर कोई Q कूलाम का आवेश रखा हो और उस पे लगने वाले बल की गणना करना हो, तो हम कैसे गणना करेंगे। तो पहले हम जो है गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस तार से r दूरी पर गासीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो इस तार से r दूरी इधर भी हो सकता है, r दूरी इधर भी हो सकता है, r दूरी ऊपर भी हो सकता है, r दूरी नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना r दूरी। इसका मतलब यदि गासीय पृष्ठ की कल्पना किया जाए तो गासीय पृष्ठ जो होगा इस तार से जो r दूरी का होगा वो तो एक बेलन होगा, ऐसे बनेगा जब चारों तरफ है, तो कहीं पर भी r दूरी हो सकता है ना। तो हम r दूरी का एक सिलेंडर ले लेंगे, बेलन लेंगे, यही गासीय पृष्ठ होगा। अब देखिए यहाँ से जब इस पर समान आवेश है तो इससे गासीय पृष्ठ से होकर इधर वैद्युत क्षेत्र होगा ना, इधर चारों तरफ इधर वैद्युत क्षेत्र होगा या तो इधर वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इधर E होगा, इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स यही होंगे। लेकिन इधर से तो कुछ कि E इधर है और इन पृष्ठों से ये जो होगा, ये जो दो तल हैं, इन तलों से जैसे तल 1 कर देते हैं ये और ये तल 2 कर देते हैं, तो तल 1 और तल 2 से होकर जाने वाले कोई भी वैद्युत फ्लक्स तो होगा नहीं, इसे तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री का है, इसके और इसके बीच का कोण 90 डिग्री है। इसलिए फाई जो होता है, फाई आप जानते हैं कि E इंटू डेल एस कॉस थीटा होता है, और थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा E इंटू डेल एस कॉस 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 का मान 0, तो E इंटू डेल्टा एस इंटू 0 बराबर फाई तो 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो तो 0 हो गया। यानी यहाँ से फाई 1 हो, यहाँ से अगर फाई 2 हो, तो हमें पता हो गया कि अगर ये फाई 1 है तो फाई 2 भी क्या होगा, फाई 2 भी 0 हो जाएगा। तो यह जो है गासीय पृष्ठ जो कल्पना किया गया है उसके तल 1 और तल 2, पृष्ठीय तल 1 और पृष्ठीय तल 2 से होकर जाने वाली वैद्युत फ्लक्स की मात्रा कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से होकर जाएगा जो भी जाएगा, तो जो अगर इससे होकर जा रहा है तो ये फाई 3 अगर है तो फाई 3 जो हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस इंटू और कास 0 अंश हो जाएगा, कास 0 अंश का मान 1, तो E इंटू अब डेल्टा एस। तो अगर ये L लंबाई है, ये क्या है, L लंबाई का गासीय पृष्ठ की कल्पना किया गया हो, तो ये इसकी त्रिज्या क्या हो, R है, तो पाई RL, इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई RL पूरा। तो ये डेल्टा एस के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, पाई RL, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई RL का 0 अंश का मान हो गया 1, तो ये हो गया फाई 3, क्लियर। तो फाई 3 हो गया E इंटू पाई इंटू R इंटू L, ये हो गया फाई 3, क्लियर। अब हमें फाई 3 पता हो गया,
तो टोटल जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब यहाँ फाई 1 0, फाई 2 0, फाई 3 का मान है ई इंटू आर इंटू एल। क्लियर। अच्छा, हमें पता है कि गास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, जो इस पर फाई होगा वो तो क्यू अपान एप्साइलन होगा ना। ये तो गैस का नियम कहता है कि फाई क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है क्यू अपान एप्साइलन। अब हम क्या करेंगे, क्यू तो चूंकि क्यू क्या है, तो क्यू इतनी लंबाई में आवेश होगा, हमें तो पता है इसका आवेश घनत्व तो लेमडा यूनिट लंबाई में, तो एल लंबाई में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि लेमडा इंटू एल कर देंगे। भाई यूनिट लंबाई में लेमडा दिया होगा कि लेमडा आवेश घनत्व तो है, डेंसिटी है, तो Q के जगह पर हम क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू एल लिखेंगे। Q के जगह पर क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू एल अपान एप्साइलन। ठीक है, ये फाई। अच्छा, फाई के स्थान पर क्या है, E इंटू पाई इंटू आर एल, यही तो है ना, पाई आर एल। तो यहाँ पर क्या कर दें, 2 पाई आर होगा ना, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आर लिखना पड़ेगा, 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आर। अच्छा चलिए, फाई का मान यहाँ रख देते हैं E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा इंटू एल अपान एप्साइलन। अब देखिए एल से एल क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ गया, E की वैल्यू आ गया कि लेमडा अपान, ये नीचे जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, और यहाँ पर क्या है, एप्साइलन। ठीक है, तो यही हो गया E की वैल्यू। अगर ये यूनिट वेक्टर n से डिनोट करें तो ये वेक्टर E बराबर ये हो जाएगा, तो इसी को लिख लिया जाए। ठीक है, तो लिखिए इसे, बोला जाए, लिखिए गॉस का अनुप्रयोग, गॉस नियम का अनुप्रयोग, और इसमें पहला नंबर लिखिए, अनंत लंबाई वाले तार समान आवेशित होने के कारण समान आवेशित होने के कारण तार से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E के लिए, जबकि तार पर आवेश घनत्व लेमडा कूलाम पर मीटर है, तो लाइन छोड़ दीजिए, तो लिखकर लाइन छोड़ दीजिए और लिखिए नीचे, ये तार एक बना दे, चित्र बनाइए, ये लंबा तार बनाइए, इस पर प्लस प्लस कर दीजिए, आवेश हो गया समान प्रकार का, और ये r दूरी पर बेलन बना दीजिए, इतना बनाइए, और वैद्युत क्षेत्र दर्शा दीजिए कैसे है वैद्युत क्षेत्र। हो गया, बना लिए चित्र। इसको ऊपर वाले को S1 कर दीजिए, इस क्षेत्रफल को S1 करिए, और इसको S2 कर दीजिए, और ये S3 है। यहाँ से ये φ1 है, यहाँ से जो पास हो रहा है वो φ2 है, और वक्र पृष्ठ से φ3 है। हो गया। तब लिखिए, कल्पना किए गए गासीय पृष्ठ के तल S1 से होकर जाने वाली
वैद्युत फ्लक्स φ1 हो, वैद्युत फ्लक्स φ1 हो तो लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए φ1 बराबर ये लिखिए E इंटू डेल्टा एस इंटू कास थीटा से E इंटू डेल्टा एस और कास यहाँ 90 डिग्री और कास 90 डिग्री का मान 0 रख दीजिए तो ये पूरा 0 हो गया। φ1 बराबर 0, φ1 बराबर 0। ये 90 डिग्री क्यों है? तो E और S के बीच का कोण है, E व S व E के बीच का कोण 90 डिग्री है। अब नीचे लिखिए इसी प्रकार काल्पनिक गासीय पृष्ठ के तल S2 से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अतः φ2 बराबर 0, φ2 बराबर 0 हो गया। चलिए अब नीचे लिखिए गासीय पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत फ्लक्स φ3 बराबर E इंटू डेल्टा एस इंटू कास 0, E इंटू डेल्टा एस इंटू कास 0 हो गया। अब देखिए तो φ3 कास 0 का मान 1, E इंटू डेल्टा एस की जगह पर 2 पाई आर एल इंटू 1, तो E इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया E φ3। क्या हो गया? φ3 आ गया, हो गया। चलिए अब लिखिए कुल वैद्युत फ्लक्स φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, 0 प्लस 0 प्लस E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल हो गया। अब लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए चूंकि गॉस के नियम से φ बराबर Q अपान एप्साइलन या φ बराबर लेमडा इंटू एल अपान एप्साइलन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि Q बराबर लेमडा इंटू एल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। हो गया। अब φ का मान रख दिया जाए, ये जो निकाला गया था E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा इंटू एल अपान एप्साइलन हो गया। अब एल एल क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो E बराबर हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई आर इंटू एप्साइलन। लिख लीजिए इसे, या इसे लिख लीजिए, या इसी E को हम लिखेंगे तो ऊपर 2 लेमडा कर दें तो नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्साइलन इंटू आर। ठीक है, तो इस पूरे का मान हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 इंटू लेमडा अपान आर, E बराबर, हम ये भी लिख सकते हैं एप्साइलन नॉट करिएगा, नॉट है एयर के लिए, किसी परावैद्युतांक माध्यम में नहीं रखा गया है। अगर रखा जाता तो K आ जाता। हो गया। चलिए लिख लिए ना। अब हम देखेंगे
समझ में आ गया सभी लोगों को? नहीं इतना? चलिए अब देखा जाए कि यदि दिया गया हो कि कोई समतल चादर हो, ठीक है, और उस चादर पर समान प्रकार के आवेश हो, उस चादर पर समान प्रकार के आवेश हो। सपोज दैट, मान लिया जाए कि यह जो है चादर है, ये चादर है, और इससे जो है सपोज दैट मान लिया जाए कि ये चादर के लिए ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, और इधर वाई अक्ष हो गया और इधर जेड अक्ष हो गया, ठीक है। अब ये समान आवेशित है, तो इमेजिन किया जाए, कल्पना करें अगर हम, तो यहाँ पर जो कल्पना किया गया होगा वह देखा जाए कि यह जो है कुछ इस तरह का होगा। ये कल्पना किया गया पृष्ठ हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये इस x अक्ष के अनुदिश अगर वैद्युत क्षेत्र हो, x अक्ष के अनुदिश इधर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र कार्यरत है, तो इधर क्षेत्र कार्यरत होगा, ठीक है। लेकिन इधर नहीं, ये तो 90 डिग्री होगा, ऊपर भी नहीं होगा, तो सिर्फ जो ये पृष्ठ दिख रहा है इसी से ये, अगर इस पृष्ठ को कह दें S1 और इसको कह दें कि S2 है, इसको क्या कह दें S2, तो सिर्फ S1 और S2 से वैद्युत फ्लक्स पास होंगे, लेकिन इधर से नहीं होगा, ऊपर से नहीं होगा, नीचे से नहीं होगा और इधर से नहीं होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इधर, या तो डायरेक्शन है इधर, ठीक है। तो ये चादर है और इस पर आवेश है, तो ये इधर की तरफ होगा या तो इधर की तरफ होगा, न तो ऊपर होगा, न उधर होगा, न इधर होगा, केवल इधर होगा, क्योंकि ऐसे है चादर ऐसे है, तो इधर होगा या तो इधर होगा आवेश, ऊपर नहीं होगा, नीचे गासीय पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र होगा, सिर्फ इधर या इधर होगा। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र इधर होगा या तो इधर होगा। हमने इमेजिन कर लिया, कल्पना कर लिया कि ये गासीय पृष्ठ बन रहा है, तो इससे केवल इसी और S2 से ही होकर वैद्युत फ्लक्स पास होंगे और किसी से भी वैद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा। क्लियर? तो हम ये देख रहे हैं कि इस कल्पना किए गए गासीय पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स पास होंगे वो वैद्युत फ्लक्स जो है केवल S1 व S2 से ही पास होंगे। तो इस पर अगर जो आवेश घनत्व सिग्मा है, सपोज दैट इस चादर पर जो समान आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, चादर पर आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल मान लिया जाए कि A है और S1 व S2 का क्षेत्रफल समान व A हो, समान है और क्या है, A है। क्लियर? तो S1 से होकर जाने वाली, S1 से वैद्युत फ्लक्स, S1 से पास होने वाला, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स φ1 है, पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, φ1 है, तो φ1 हो जाएगा क्या, E इंटू डेल्टा S इंटू cos 0, ठीक है। तो हम इसको लिख दें E इंटू S1 या E इंटू A कर दें। अच्छा, S2 से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स,
वैद्युत फ्लक्स। तो φ2 है, तो φ2 बराबर हो जाएगा E इंटू S2, ठीक है, या E इंटू ए। अब चूंकि टोटल फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2, तो यहाँ पे हो जाएगा φ1 प्लस φ2। φ1 का मान है E इंटू ए, और ये भी E इंटू ए, तो 2E कर दिया जाए फाई, ठीक है। बाकी सभी से तो 0 होगा, कहीं से होकर जाएगा नहीं, ठीक है। और यह फाई बराबर, चूंकि गॉस के नियम से फाई बराबर ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन, या यही Q बराबर हम लिखेंगे, फाई बराबर लिखेंगे सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन। ये तो लिखा जाएगा ना, सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन। तो सिग्मा ए इधर होगा, सिग्मा ए इधर होगा, तो क्यू कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, Q इंटू ए। क्लियर है। तो अब ये सिग्मा इंटू ए आवेश हो गया। अब फाई का मान हम ये रख दें, तो 2E ए बराबर हो गया सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्लियर है। तो यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर, तो किसी भी समतल चादर, अनंत लंबाई का समतल चादर हो, तो उससे, ठीक है, उससे पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स के आसपास, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो होता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, तो आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है। तो लिख लीजिए इसे लिखिए, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए, जबकि चादर समान आवेशित है, जिसका आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा है, आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा है। अब ये चित्र बनाइए, जो ये बनाया गया है, इस चित्र को बनाइए जल्दी से, 1 मिनट में बनाइए चित्र को। हो गया। हो गया, चित्र बन गया। तब लिखिए
कल्पना किए गए गासीय पृष्ठ के एक्स अक्ष के दिशा में वैद्युत क्षेत्र कार्यरत है। आवेश के कारण, क्षेत्र आवेश के कारण अतः इस काल्पनिक गासीय पृष्ठ के y तथा z की दिशा में गासीय पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा। गासीय पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच 90 डिग्री जो तल का दिशा है, वो तल की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का कोण है। अतः इस काल्पनिक गासीय पृष्ठ के S1 तथा S2 तल से ही वैद्युत फ्लक्स पास होगा। अतः लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा, S1 तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ∅1 बराबर, S1 तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ∅1 बराबर E इंटू डेल्टा S, यही बराबर E इंटू S1, या यही बराबर E इंटू A, ∅1 बराबर E इंटू A। नीचे लिखिए, लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, S2 से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स ∅2 बराबर, S2 से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स ∅2 बराबर E इंटू S2 या E इंटू A, क्योंकि S2 का भी क्षेत्रफल A होगा। अब नीचे लिखिए, कुल वैद्युत फ्लक्स ∅ बराबर ∅1 प्लस ∅2, तब ये लिखिए E इंटू A प्लस E इंटू A, 2EA, ये हो गया ∅ बराबर 2EA। नीचे लिखिए, गॉस के नियम से ∅ बराबर Q अपान एप्साइलन, या ∅ बराबर सिग्मा इंटू A अपान एप्साइलन, यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि Q बराबर सिग्मा इंटू A, स्मॉल सिग्मा इंटू A, Q बराबर, तो Q के स्थान पे रख दिया गया। अतः ∅ का मान ये रख दिया जाए 2EA, यहाँ देखिए लिखा गया है 2EA बराबर स्मॉल सिग्मा इंटू A अपान एप्साइलन नॉट, तो E बराबर हो जाएगा ये 2A, नीचे चला जाएगा, A से A काट दीजिए तो 2 नीचे चला जाएगा, तो सिग्मा अपान 2 एप्साइलन, यही हो गया वैद्युत क्षेत्र। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए।
हो गया। चलिए अब देखा जाए, लिखिए अगला नंबर लिखिए। एक पतले समान आवेशित गोलीय खोल के कारण, एक पतले समान आवेशित गोलीय खोल के कारण गोले के बाहर तथा गोले पर व गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए चलिए आइए देखा जाए। कहा जा रहा है कि कोई छोटा सा गोला है, गोलीय कोश है, ये छोटा सा गोला है, खोखलाकार गोला है, ठीक है। अब इसके बाहर की बात कर रहा है तो ये मान लिया जाए ये है, इस पर आवेश है, समान प्रकार के आवेश हैं, तो खोखला गोला है तो गोले के पृष्ठ पर होगा, तो गोले का पृष्ठीय घनत्व स्मॉल सिग्मा हो, आवेश घनत्व क्या हो, स्मॉल सिग्मा। तो चलिए अब इससे अगर r दूरी पर कहा जाए कि यहाँ पे r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर, ये r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इमेजिन करेंगे ना, कल्पना की गई गासीय पृष्ठ। तो कल्पना की गई गासीय पृष्ठ तो ये होगा गोल, चूंकि गोल है तो गोल ही तो होगा ना, ये ऐसे होगा, चूंकि ये गोल था इसलिए चारों तरफ होगा, ऊपर भी जा सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर कहीं पर भी हम जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए जब ये गोल है तो ये भी गोल, अगर घनाभ होगा तो घनाभ की तरह, घन होगा तो घन की तरह चारों तरफ जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर तार लंबा होगा तो हम इससे r दूरी यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर लंबाई में जाएंगे तो बेलन बनेगा। तो हमेशा गासीय पृष्ठ जिस आकृति का होता है उसी आकृति का गासीय पृष्ठ कल्पना किया जाता है। ये गोल था तो गोल हम कल्पना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके कारण, ठीक है, r दूरी पर, तो ये गासीय पृष्ठ हुआ। तो अब इस आवेश घनत्व के कारण यहाँ से जितने भी पास होंगे, तो चूंकि इस पर भी तो आवेश घनत्व सिग्मा है, r दूरी है, तो आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इससे पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो तो गासीय पृष्ठ से पास होने वाला टोटल होगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है, तो हम ये लिखेंगे गासीय पृष्ठ से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, तो E इंटू डेल्टा एस इंटू cos 0, क्योंकि हर जगह क्षेत्र की दिशा वही होगा, चाहे हम यहाँ ले लें तो भी क्षेत्र की दिशा और ये इसकी दिशा, E की दिशा एक ही होगा, तो cos 0 हो जाएगा। तो E इंटू डेल्टा एस। अब E इंटू डेल्टा एस के जगह पर लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, ये फाई है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दिया गया है कि यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ क्या दिया गया है, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर यह E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और गॉस के नियम के अनुसार फाई बराबर तो Q अपन एप्सिलॉन होता है। Q अपन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, गॉस के नियम के अनुसार है। अब इस Q को हम ये भी लिख सकते हैं कि इस Q के स्थान पर अगर इसका, इस गोले का त्रिज्या कैपिटल R है तो इस पर आवेश है ना केवल, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि स्मॉल सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपान एप्सिलॉन, कोई दिक्कत नहीं, या तो हम Q अपान एप्सिलॉन लिखें या ये लिखें, सिग्मा के पदों में निकालना होगा तो ये लिखेंगे, Q के पदों में लिखना होगा तो ये लिखेंगे। अब यह जो है फाई बराबर इसके बराबर है, तो हम फाई के स्थान पर ये रख दें तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो गया Q अपान एप्सिलॉन।
तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ये 4πr² नीचे आ जाएगा 4πr² एप्सिलॉन। तो अब इसी को हम लिखेंगे 1 अपान, ठीक है, 4πε0 और क्यू अपान क्या लिखेंगे r²। तो ये ई आ गया, ठीक है। अब क्यू को अगर हमें इस रूप में लिखना है तो 4πr² लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4πr² चाहिए तो 4πr² लिख सकते हैं, या हम केवल यही लिख दें क्यू अपान या 1 अपान 4πε0 और क्यू अपान r², ठीक है। और अगर हम गोले पर कहते, कहाँ कहते, गोले पर, ठीक है। तो जब गोले पर कहते तो यही स्मॉल r, यदि गोले पर गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, तो गोले के पृष्ठ पर अगर वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा E, तो स्मॉल r की जगह पर क्या हो जाएगा कैपिटल R, तो 1 अपान 4πε0, ठीक है, और Q अपान कैपिटल R², ये पृष्ठ पर होगा। तो इतना लिख लिया जाए पहले, उसके बाद आगे चला जाएगा। तो लिख लीजिए इसे, पहले चित्र बना लीजिए। हो गया, हो गया। चलिए अब लिखिए इसको, कैपिटल R त्रिज्या वाले खोखलेकार गोले पर Q कूलाम का आवेश समान प्रकार से आवेशित हो तो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कल्पना किया गया गासीय पृष्ठ स्मॉल r त्रिज्या का गोला होगा। 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 अतः लाइन छोड़ दीजिए। अतः गासीय पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, गासीय पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, ये लिखिए E इंटू डेल्टा एस और E इंटू 4πr², E इंटू 4πr², फाई बराबर E इंटू 4πr²। हो गया। तब नीचे लिखिए फाई बराबर Q अपान ε0 गॉस के नियम से, और Q के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr²। ये कैपिटल R² होगा 4πr²। तो हम या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, आप इसी को लेकर चलिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए इसको। अब फाई के जगह पर हम ये रखेंगे E इंटू 4πr² बराबर Q अपान ε0। इस फाई के स्थान पर ये रख दें Q अपान एप्सिलॉन। अब E यहाँ छोड़ दें और इसको नीचे लेके चले जाएंगे, तो Q अपान 4πr² एप्सिलॉन
हो गया। और इसको सजा कर लिख ले तो E बराबर 1/4πε0 Q/r², Q/r² हो गया। लगा? कुछ लोग केवल सुनते हैं। कई लोगों से हमने बात किया तो पता ये चला कि जो है कुछ लोग केवल देखते हैं, लिखते नहीं हैं, और हम यहाँ लिखवाते हैं बोल बोल कर। तो जो लोग लिखते हैं वो तो समझते होंगे, वो 100% हम बता रहे हैं कि जो लोग लिख रहे हैं वो पूरी तरह से समझ रहे होंगे कि हम आज कुछ पढ़े। लेकिन जो लोग लिखते नहीं होंगे उनकी भी पूरी गारंटी है कि उनको पढ़ने के बाद, पढ़ते समय तो लगता होगा कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनको पता नहीं चलेगा 2 घंटे 3 घंटे बाद कि वो उन्होंने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब भी कोई भी चीज पढ़ाया जाए तो आप जो है लिखा करिए। जब हम लिखवाएं तो आप लिखा करिए, जब यहाँ बताया करें तो देखा करिए। जब बताएं तो कलम लेकर लिखिए, नहीं बताएंगे तो आप कलम लेकर लिखेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। तो जब हम बताया करें तो आप ध्यान पूर्वक देखा करिए, फिर हम उसको लिखवाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि जब हम लिखे तो उस समय आप लिखते रहे, तो आप लिखने में ही परेशान रहोगे तो समझोगे क्या। तो चलिए, अब यहाँ पर गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर, तो जब पृष्ठ पर कहेगा तो स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R कर दीजिए, स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R। हो गया? हुआ? चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि गोले के अंदर, तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो गोले के अंतर्गत अगर हम कहीं पर भी रहेंगे तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स जो फाई होगा वो तो E/4πr² होगा, लेकिन जो आवेश की मात्रा होगा गोले के अंदर वो तो 0 होगा। गोले के अंदर आवेश की मात्रा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि गोले पर आवेश है। तो गोले के अंतर्गत आवेश की मात्रा 0 है, तब तो हम Q/ε करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना। 0/ε बराबर 0, E × 4πr² बराबर 0, तो E बराबर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखिए गोले खोखलेकार गोले के अंतर्गत, खोखलेकार गोले के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए गोले के अंतर्गत आवेश 0 है, गोले के अंतर्गत आवेश 0 है, अतः वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। इसलिए फाई बराबर 0 या E × 4πr², इसलिए 4πr² बराबर 0 कैपिटल है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैपिटल R के जगह पर यहाँ पर R' करना होगा, R', तो यहाँ पर E बराबर 0 कर दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके ये जो गोला छोटा वाला आप देख रहे हो ना, गोला इसके अंदर की बात कर रहा है, तो गोले पर आवेश है ना, जो ये आवेश है वो गोले पर है, गोले के अंदर तो है नहीं। तो गोले के अंतर्गत आवेश कहीं पर भी तो 0 हो जाएगा, पूरा टोटल जोड़ेंगे तो। अब जब आवेश 0 है गोले के अंतर्गत तो वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, और वैद्युत फ्लक्स 0 होगा तो E क्या होगा? 0 होगा।
तो गोले के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E शून्य होता है, और इसको हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताते समय भी बताया था। ठीक है, कि गोले के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, शून्य होता है। और उसमें हमने स्पेशली आपसे बताया था कि यह जो होता है गोले के अंतर्गत, वो जो है वैद्युत क्षेत्र कहीं इधर काम करता है, कहीं इधर काम करता है, ये सदिश होता है, इसीलिए इनका बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमने ये भी बताया था ग्राफ भी, कि ग्राफ जो होता है बहुत अचानक ऐसे उठता है और तुरंत भड़ा गिर जाता है। उसी तरह इधर भी बहुत तेजी से यहाँ से जाता है और ऐसे गिरने लगता है, बहुत तेजी से गिरता है। और इधर जब दूरी बढ़ाते हैं तब, इसमें जब दूरी ऐसे कम करते जाएंगे तो ये आएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या होता है, कैपिटल आर। आज फिर वह हमने बता दिया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आर को दर्शाता है। ठीक है, और ये किसको दर्शाता है, वैद्युत क्षेत्र को। तो देखो आपकी यहाँ पर अगर हम इमेजिन कर दें कि ये गोला है, ये गोला है, तो यहाँ पर तो है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो ये तुरंत धड़ाम से ना गिरेगा यहाँ पर, और ये शून्य हो जाएगा। यहाँ तक तो होश में रहेगा, और जैसे इसके अंदर जाएगा उसका होश आवास खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। अब सिर्फ शून्य ही बचेगा, यानी इसमें वो रहेगा ही नहीं, रहेगा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर इधर जाएगा, तो इधर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ये तेजी से कम होता है, बहुत तेजी से कम होता है। अच्छा देखो आप, जैसे अगर ये कर्व ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे होगा तो ये 1/r होता है, और जब 1/r² होता है तो बहुत तेजी से कर्व होता है, ऐसे होता है। और RQ होगा तो और तेजी से Q होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हमें ग्राफ भी पता होना चाहिए कि किसका ग्राफ क्या होता है। आगे सब बताएंगे धीरे धीरे, जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर हम चर्चा करते जाएंगे। तो ये फिर से आप एक बार नोट कर लीजिए कि यहाँ पर 0 होता ना हो तो बना लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं इसको, कि ये चित्र ही बना लें कि यहाँ पर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर मैक्सिमम है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम। ठीक है, और इसके बाद नीचे, और इसके अंतर्गत मिनिमम है, इसके अंतर्गत इसमें जो है मिनिमम शून्य है, वैद्युत क्षेत्र शून्य है, वैद्युत क्षेत्र शून्य है। ठीक है, बना लीजिए वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो आप लोगों ने आज देखा कि हमने उपयोग बताया वैद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का उपयोग। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम कोई आवेश रख देते Q2, ठीक है, और इस पर टोटल आवेश क्या है Q, और यहाँ पर Q डैश ही अगर आवेश रख देते, और यहाँ पर लगने वाले बल की गणना करना होता है बाहर, यहाँ पर लगने वाले बल की गणना करना होता है यहाँ पर, तो हमें E बराबर गॉस के थ्योरम से तो पता हो चुका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये पता है। और यहाँ पर अगर Q0 है तो फोर्स जो होता है Q0 इंटू E, तो अब Q0 और E की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² कर दें, तो ये क्या हो जाएगा कि F बराबर हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। तो देखिए क्या इस नियम का उल्लंघन किया, क्या गॉस नियम, क्या कूलॉम्स के नियम का उल्लंघन किया, नहीं किया। इसीलिए गॉस के नियम के माध्यम से भी कूलॉम के सारे नियम पालन करते हैं। ठीक है, सारे के सारे नियम पालन करते हैं, कहीं पर भी विरोधाभास नहीं है। गॉस के नियम और कूलॉम के नियम में कहीं पर भी विरोधाभास नहीं है। हर जगह आप लगाएंगे, यूज करेंगे तो टैली कर जाएगा। हाँ, कुछ जगहों पर गॉस के नियम से हम क्वेश्चन को आसानी से समझ लेते हैं और आसानी से लगा लेते हैं, जहां कूलॉम से समझने में थोड़ा सा हमें कठिनाई होती है, लेकिन गॉस का नियम लगाते हैं तो हमें आसानी से गॉसीय पृष्ठ जहां हम इमेजिन किए, कल्पना किए, तो हम तुरंत कोई भी चीज पता कर लेंगे। लेकिन गॉसीय नियम का उपयोग करते समय आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो फाई होता है टोटल, वो Q/ε के बराबर होता है। यही आपको याद रखना है, बाकी सब के सब आ जाएंगे। ठीक है, जो भी निकालना होगा
सब आ जाएगा। पिछले वीडियो में तो हमने एक एक चीज करके बताया कि घन के केंद्र पे होगा, घन के शीर्ष पे होगा, किसी भी वर्ग के भुजा पर है, भुजा के मध्य पे है, वर्ग के अगर शीर्ष पे है तब कैसे निकालेंगे, गोला के अगर केंद्र पर है तब, तो तमाम चीजों पर हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो उसी तरह आप जो है एक बार फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर थोड़ा समझ में आया होगा तो फिर से आप देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। 2-3 बार करके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि उसमें बताया क्या जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। हम अब कल मिलेंगे ठीक इसी समय, तो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में प्रश्न दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो कल इसके अध्याय के जो भी न्यूमेरिकल आंकिक वैल्यू हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आंकिक प्रश्नों को ही हम सॉल्व करेंगे, बाकी जितने प्रूव करने वाले हैं तो सब हम प्रूव ही कर चुके हैं। इसी को उसमें प्रश्न में दिया होगा तो इसी को केवल उसमें लिखना होता है, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कल हम सॉल्व करेंगे ठीक इसी समय। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे वैद्युत विभव और संधारित्र। ठीक है, संधारित्र और वैद्युत विभव शुरू करेंगे। आप लोगों को तो पता है कि हम जो है फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और मैथ भी पढ़ा रहे हैं। अब जो है आप लोगों को केमिस्ट्री की भी क्लास मिल जाएगी, क्योंकि सर से हमारी बात हो गई है, सर तैयार है, केमिस्ट्री की क्लास वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री की भी क्लास मिल जाएगा और बायोलॉजी का भी क्लास मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर साहब हैं वो बायोलॉजी पढ़ाएंगे और वही केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों की क्लासें अच्छी तरह से आपको रेगुलर पर डे मिलेगा। ठीक है, तो आप और लोगों से, जितने भी आपके दोस्त यार हैं, परिचित हैं, उनसे बता दीजिए। और क्या होता है कि जितने लोग केवल पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग 10 मिनट पढ़ते हैं, कुछ लोग 15 मिनट पढ़ते हैं, कुछ लोग 20 मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद रख देते हैं, क्योंकि उनके सामने न कोई अध्यापक होता है, न घर का कोई गार्जियन होता है, बल्कि घर का गार्जियन कोई अगर देख लेता है कि ये मोबाइल देख रहा है। ठीक है, अगर उनसे आप नहीं बताए हैं तो उनको भी पता चलता है पता नहीं क्या लेकर मोबाइल कर रहा है, क्योंकि आप मोबाइल लेकर उनका अपना विश्वास उनके ऊपर से हटा चुके हैं। क्योंकि मोबाइल लेकर जो चैटिंग करते हैं इधर उधर, उससे उनका विश्वास उठ गया है। तो अब आप जो है इसका इस्तेमाल सही ढंग से अपने लाइफ के लिए करिए। मोबाइल का इस्तेमाल अपने लाइफ के लिए यूज करिए अब, और ज़्यादा समय तक आप जो है जितना भी यहाँ पढ़ाए, अब 4-4 घंटा 5-5 घंटा आप पढ़ेंगे तो 4 घंटा 5 घंटा आपकी मोबाइल भी चार्ज होना चाहिए, ताकि आसानी से चल सके। नेट पूरा होना चाहिए ताकि आप वीडियो पूरा देख सकें, क्योंकि नहीं देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। और रेगुलर अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में। जब मन करे तब आप देख लिए, तो जब मन करे तब थोड़े ही पढ़ाई होता है। कोई भी आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। हम तो डेली लाइव रह रहे हैं तो उसका तो टाइम फिक्स है, लेकिन आप भी अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि लाइव अगर रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। बाय द वे, अगर आप लाइव नहीं हैं तो आप अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमको उसी समय पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी सारे काम घर वालों से भी बता दीजिए आप कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक हम अपनी पढ़ाई करते हैं, हम उस समय पढ़ेंगे। और उतने समय तक आप मोबाइल लेकर बैठकर आसानी से आप पढ़ा करिए। और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपकी पढ़ाई कुछ होता नहीं। कुछ लोग होते क्या है, जैसे जो लोग फीस जमा कर चुके हैं, जितने भी लोग फीस जमा कर चुके हैं वो पूरी तरह से फेयर बनाए हुए हैं, आसानी से जैसे जैसे जो पढ़ाया जाता है उस क्रम में वो पढ़ते हैं, लिखते हैं। लेकिन जो फीस नहीं जमा किए रहते हैं वो तो सोचते हैं यार यहाँ पढ़ लिए हैं, कल उसमें पढ़ लेंगे, थोड़ा ढूंढ लें और कोई अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। एक बात हम आपको बता दें, आप नहीं जानते होंगे कि किसी का भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा क्लास रेगुलर आपको नहीं मिलेगा। 100% बता रहे हैं, आपको पूरा का पूरा क्लास सिर्फ वहीं से मिल सकता है जहां पर आप फीस जमा किए होंगे।
वरना कहीं 10 वीडियो मिलेगा, कहीं 20 वीडियो मिलेगा, कहीं 15 वीडियो मिलेगा, तो कहीं कुछ मिलेगा तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं कि आप जो है हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है या हमको इसी क्रम में पढ़ाइए, ऐसा कहीं नहीं आप कर पाएंगे। लेकिन जहाँ भी जिस संस्थान में आप फीस जमा करते हैं या लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें आप फीस जमा करते हैं, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपका विश्वास जीते, और जब आपका विश्वास जीतेगा तभी आप अगले को बताओगे और अगला भी ज्वाइनिंग करेगा। तो अभी तो हमने पेड वर्जन शुरू नहीं किया है, लेकिन जैसे ही पेड वर्जन या प्राइवेसी शुरू कर देंगे तो वही वीडियो चला पाएगा जो फीस जमा किया होगा, और बाकी लोग नहीं देख पाएंगे उस वीडियो को। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सभी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जितने लोगों को पढ़ना है, जितने भी व्यक्ति को पूरी क्लास करनी है, वो अपना अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी भेज दें, और हम उनको लिंक में हम भेज देंगे, अकाउंट का डिटेल, वो लोग फीस जमा कर देंगे। पेटीएम के द्वारा हम भेज देंगे, पेटीएम के द्वारा आप जो है बहुत लोग पेटीएम चलाते हैं उसके द्वारा फीस जमा कर सकते हैं। 1500 रुपया पर सब्जेक्ट का है, एक सब्जेक्ट का 1500 रुपया है, ठीक है। तो जितने भी लोग होंगे आपके परिचित में उनको बताइए, अगर वो फीस जमा करेंगे तभी कायदे से पढ़ेंगे, जो फीस नहीं जमा करते हैं कायदे से पढ़ते ही नहीं। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है, अपने आप से पूछिए, खुदे पता चलेगा। तो कल हम मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे इसके, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।